अंदर जो पहली ऐप बनाई गई थी वो एजुकेशनल ऐप थी, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी कि लोग शॉर्ट वीडियोस, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट है या जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो लेंथी हैं, मतलब आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की वीडियोस हैं। तो ये दो चाइनीज लोग थे, इन्होंने सोचा क्यों ना हम एजुकेशनल वीडियोस जो हैं उनको शॉर्ट टर्म बनाया जाए, शॉर्ट वीडियोस 3-4 मिनट की, और उनको रिलीज किया जाए और इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि लोग शॉर्ट टर्म में कोई चीज सीखना हो तो 2-3 मिनट के अंदर वो एक ट्यूटोरियल देख लें। खैर इन्होंने मतलब कुछ फंडिंग भी अरेंज कर ली, तकरीबन $2.5 मिलियन शायद इसको उनको मिले भी थे, और इन्होंने इस पे काम भी शुरू कर लिया और ऐप बना के लॉन्च भी कर दी। बट आप लोगों ये ऐप बुरी तरह फ्लॉप हुई एजुकेशन पर्पसेस के लिए। उसकी कुछ रीजंस थी। हाँ, 1.5 बिलियन टोटल डाउनलोड। यस। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो ऐप है स्टार्टिंग में फेल इस तरह से हुई कि आप लोगों को आइडिया है कि जब आप फेसबुक पे कोई कंटेंट बना के डालते हैं, कोई वीडियो बना के डालते हैं, तो उसके बैकग्राउंड बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थी इसकी ऐप, और ये टेंस था। तो इसने अपने इर्द गिर्द चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि मैं कौन सी चीज है जिसको यूज करके अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे कुछ नया क्रिएट करूं। तो इसने देखा कि यंगस्टर्स वीडियोस बना रहे हैं, म्यूजिक के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और इमेजेस सेल्फीज ले रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। तो वहां से आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐप डेवलप करें जिसमें आपकी वीडियो, म्यूजिक और इमेजेस ये सारे इकट्ठे हो जाएं। तो इसने 2000 और ये सारी चीजें इसने इकट्ठी करके इसने एक 30 दिन की मतलब एफर्ट लगा के जुलाई 2014 में एक ऐप लॉन्च की जिसका नाम था म्यूजिकली। अब म्यूजिकली एक ऐसी ऐप थी जिसके अंदर ये चीजें थी, बट अगेन म्यूजिकली भी कोई बहुत बड़ी हिट नहीं थी। उसके अंदर कोई स्काई रॉकेट किस्म का कोई यूजर बेस नहीं बढ़ रही थी, मतलब ठीक थी, एक एवरेज ऐप के तौर पे आ रही थी, लेकिन उसमें कोई हाइप क्रिएट नहीं हो रही थी। अब फिर उन्होंने गौर किया कि मतलब हमारी ऐप के अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी भी इसकी जो यूजर बेस है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही। सो उन्होंने डेफिनेटली जब बंदा फोकस हो जाता है, चीजों को इधर उधर देखता है, तो सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाता है। वहां पे चाइना में एक प्रोग्राम आता था हर थर्सडे को, लिपसिंग बैटल के नाम से। उसने उन्होंने देखा कि उन्हीं की ऐप को यूज करते हुए लोग लिपसिंग करते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और वो सिर्फ लिपसिंग करते हैं आगे, और उस पर वो पूरा प्रोग्राम बेस करता था। सो उन्होंने सोचा कि वो ना यही फीचर है, इसी फीचर को फोकस कर लिया जाए। सो उन्होंने उस वक्त की जो टॉप एप्लीकेशन थी, जैसे डब स्मैश थी, आपकी स्नैपचैट थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम थी, इन सब के मतलब डब स्मैश क्यों मशहूर है, वो अपनी लिपसिंग की वजह से मशहूर है। स्नैपचैट फिल्टर्स की वजह से मशहूर है। फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने यूजेज की वजह से, फ्रेंडलीनेस की वजह से मशहूर है। सो उन्होंने इन सारी चीजों को कंबाइन किया और अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर इसको बिल्ड करना शुरू किया। इन्होंने ये किया जी, जो कंटेंट क्रिएटर है ना, वो खुद ही कैमरा ऑन करेगा, उसको कंटेंट क्रिएट करने की सारी एप्लीकेशन वहां पे मौजूद कर दी। उसमें फिल्टर्स भी थे, उसमें हर चीज आप लोग खुद भी क्रिएट करते होंगे, उसमें सारी चीजें थी। उसने सिर्फ कैमरा ऑन करना है और कंटेंट क्रिएट करना है। तो जो उसको उनकी पहली प्रॉब्लम थी जो उन्होंने लर्न की थी कि कंटेंट क्रिएट करने में आपको पूरी प्रोडक्शन टीम नहीं चाहिए। यहाँ पे सिंपल कैमरा ऑन करना है और क्रिएटर ने सारी चीजें उसकी पैलेट के ऊपर मौजूद है और वो वहां से चीजें यूज करते अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकता है। फिर उन्होंने ये किया कि कंज्यूमर जो कि वीडियो को यूजर है, उन दोनों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। क्रिएटर डाल रहा है उसकी अपनी वीडियोस को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर और कंज्यूमर उनको व्यू कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक अप है। इससे क्या हुआ कि उनकी सोशल मीडिया की एक पूरी बॉन्डिंग क्रिएट होना शुरू हो गई आपस में, क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की, तो एक कम्युनिटी क्रिएट होना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि उनकी एप्लीकेशन क्योंकि राइज इसलिए नहीं कर रही क्योंकि लोग जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के बाद जब वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो वो जो वीडियो शेयर होती है उसके अंदर उनका जो लोगो है वो गायब हो जाता है। तो उन्होंने इसका हल ये निकाला कि हर वीडियो के फुटर पे, राइट साइड पे फुटर के ऊपर एक अपना लोगो ऐड कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जैसे जैसे लोग वीडियो शेयर करते थे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि ये म्यूजिकली भी कोई ऐप है जिससे ये वीडियो बनाई गई है। सो वो एक ट्रेंड क्रिएट होना शुरू हुआ।
फिर इनको 2017 में $1 बिलियन में एक चाइनीज इंटरनेट कंपनी है उन्होंने परचेज किया। उसके बाद उन्होंने इसको टिकटॉक के नाम से दोबारा लॉन्च किया और इसमें को थोड़ी सी अपनी पुरानी एक और ऐप थी उनकी, वो जो टिकटॉक की तरह की ऐप थी, इन दोनों को मर्ज करके उन्होंने टिकटॉक को लॉन्च किया और बहुत बड़ी हिट हुई है ऐप अभी भी, और टॉप ट्रेंड्स के अंदर है। 40 ट्रेंड में तो हमेशा रही है, लेकिन टॉप ट्रेंड के अंदर ये ऐप है अभी भी, और अभी ऊबर से बड़ी एक ऐप बन चुकी है। $17 बिलियन इसकी वर्थ है। और पाकिस्तान, मतलब जैसा पाकिस्तान जैसा मुल्क है, उसकी पूरी इकोनॉमी भी इतना नहीं कमा रही जितनी ही एक सिंगल ऐप कमा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐप कैसे पैसा अर्न कर रही है? तो एनी वन ऑफ यू, आप लोग यूज, तो उन्होंने मतलब टिकटॉक को यूज किया, टिकटॉक ने माइंड में उनसे रेवेन्यू लिया हो या सिर्फ फेम ली हो कि शाहरुख खान भी टिकटॉक यूज कर रहा है या उनकी टीम भी यूज कर रही है। इसी तरह और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जहां पे इन लोगों ने कैंपेन लॉन्च की टिकटॉक के ऊपर। उसके अलावा कॉइन्स का एक तरीकाकार है कि जो भी क्रिएटर्स हैं उनको आप कॉइन्स दे सकते हैं। जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो किसी अपने पसंदीदा क्रिएटर्स को कॉइन विद इन ऐप सेलिंग बोलते हैं इसको, तो ऐप में से ही कॉइन वो परचेज करते हैं और उनको उनके अकाउंट में सेंड कर देते हैं, और जो क्रिएटर होता है वो फिर उनका सिर्फ नाम शाम ले लेता है, मतलब अपनी वीडियोस में। उसके अलावा ये इन ऐप रेवेन्यू था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से ये रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। एक इनका यूजर बेस है, क्योंकि अभी आपने बताया 1.5 बिलियन इसके मतलब डाउनलोड्स हैं। इतनी बड़ी एक यूजर कम्युनिटी है। जब कम्युनिटी आपके पास होती है, जब कोई भी कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है जहां पे यूजर बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस यूजर बेस को लोग एज एसेट यूज करते हैं। हर कंपनी को यूजर बेस चाहिए। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप ने क्यों परचेज किया है? अच्छा जुवेरिया, आपको मैं बता दूंगा जी, आप ये इंट्रो देना चाहिए। सर ये रिपीट कर दें दोबारा, मुझे ना समझ नहीं। अभी वही बता रहा हूँ, बात कंप्लीट नहीं हुई। अभी बहुत सारी चीजें इसमें मैंने देखा कि अभी नंबर 1 एक ऑप्शन होती है विद इन ऐप रेवेन्यू, जिसमें आप क्या करते हो कि जो कंज्यूमर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं वो अपने कोई पसंदीदा क्रिएटर्स के अकाउंट में कॉइन सबमिट करवा सकते हैं, और जो कॉइन्स आते हैं वो आते हैं आपकी विद इन ऐप परचेज से। आप ऐप को पैसे पे करते हो और वो आपके अकाउंट में कॉइन सेंड करते हैं, फिर आप उन कॉइन्स को लेके क्रिएटर को कॉइन्स, जैसे बिगो वगैरह में होता है, कॉइन को वहां सेंड कर सकते हो। ये एक यहाँ से ऐप पैसे कमा रही है। दूसरा कैंपेनिंग, जिसमें कोई एक कंपनी है, जैसे मोबाइल फोन थी, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी शाहरुख खान की मूवी आई थी जीरो, उसमें जीरो चैलेंज के नाम से एक कैंपेन लॉन्च की थी इन्होंने टिकटॉक के ऊपर। तो लोग वीडियोस बनाते थे जीरो चैलेंज की तरह, एक वीडियो थी, और ये एक ट्रेंड इन्होंने चलाया था ताकि वो ऐप वो जो मूवी है उसको लोग देखने जाए। उसके अलावा मैंने बताया कि कस्टमर बेस बहुत बड़ा है इनके पास, डेटा बहुत बड़ा है लोगों का कंटेंट बहुत बड़ा है इनके पास, और इस कंपनी को मतलब अभी जो $75 बिलियन की कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करती है फिर लोग, क्योंकि कस्टमर बेस बहुत बड़ी है, कस्टमर का डेटा इनके पास है, और इस डेटा की बेस के ऊपर ये फिर फंडिंग हासिल करते हैं पूरी दुनिया से। आपको क्या लगता है फेसबुक ने व्हाट्सएप को एवरी परचेज कर लिया $19 बिलियन में? हालांकि व्हाट्सएप बहुत बड़ी अच्छी ऐप है, और व्हाट्सएप की वर्थ देखें $19 बिलियन के में परचेज किया फेसबुक ने, और टिकटॉक की वर्थ $75 बिलियन। इट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन टू एप्स, जो टॉप एप्स हैं अभी भी। इस तरह फ्लिपकार्ट को परचेज किया है वॉलमार्ट ने इंडिया में, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास इंडिया की एक बहुत बड़ी कस्टमर बेस है। अलीबाबा ने बाय किया पाकिस्तान में दराज को, क्योंकि दराज के पास पाकिस्तान में कस्टमर बेस बहुत बड़ी है। कस्टमर बेस एक बहुत बड़ी एक एसेट होता है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज के अंदर। बेसिकली ये बिजनेस मॉडल था टिकटॉक का, इसकी पूरी हिस्ट्री थी। तो आज बेसिकली हमने बिजनेस मॉडल के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं, और आपने अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के बारे में। तो ये चीज मैंने डिस्कस करनी थी आप लोगों से। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन कि ई कॉमर्स जो बिजनेस मॉडल है उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ई कॉमर्स के जो डिफरेंट बिजनेस टाइप्स हैं वो हमने पहले डिस्कस की थी, B2B, B2C, C2C, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कि बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होता है, बिजनेस डायरेक्ट कंज्यूमर को चीजें सेल कर रहा होता है। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है कि बल्क क्वांटिटी में ट्रांजैक्शन हो रही होती है, और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक लार्ज स्केल में चीजें
एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा होता है या सेल कर रहा होता है या परचेज कर रहा होता है। C2C में कस्टमर टू कस्टमर चीजें सेल एंड परचेज की जा रही होती हैं। अच्छा, कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं जो अपन होते एक जैसे हैं, लेकिन वो अपनी स्केल की वजह से उनके अंदर डिफरेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ई डिस्ट्रीब्यूटर एंड ई टेलर्स। ई टेलर बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिटेल के हमारे यहाँ शॉप्स हैं, और ई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे ही जैसे डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप्स है हमारे पास। रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस चलता है एक तरह से ही है, दोनों चीजें सेल करते हैं, दोनों चीजें कस्टमर्स को देते हैं, बट इट डिपेंड्स। जो रिटेलर होता है वो रिटेल के अंदर मतलब छोटी कम क्वांटिटी में चीजों को सेल कर रहा होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर होलसेल में बल्क क्वांटिटी में चीजों को सेल कर रहा होता है। सो अगर रिटेलर की बात करें तो वो B2C के अंदर आएगा, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो वो B2B में आएगा। सो जबकि बिजनेस मॉडल दोनों का सेम ही है, दोनों चीजें सेल ही कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो स्केल डिफरेंट है तो इसलिए उनकी टाइप डिफरेंट हो जाती है। इस तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बेस करती है, कुछ चीजें बिजनेस मॉडल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करते हैं। जैसे M-कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स की अपनी एक फील्ड है जिसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से वो बिजनेस डिफरेंट मॉडल बेस है। सबसे पहले B2C बिजनेस मॉडल के अंदर कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं जो आज तक यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर प्रिवेल करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पोर्टल, ई-टेलर, कंटेंट प्रोवाइडर, ट्रांजैक्शन ब्रोकर, मार्केट क्रिएटर, सर्विस प्रोवाइडर एंड कम्युनिटी प्रोवाइडर। ये तकरीबन 7 हैं। तो इन 7 को हम डिस्कस करेंगे कि ये लोग कैसे पैसा कमाते हैं ऑनलाइन। आप लोगों ने बहुत से वीडियोस देखी होंगी कि ऑनलाइन कैसे पैसा कमाया जा सकता है, स्टूडेंट कैसे कमा सकते हैं, प्रोफेशनल्स कैसे कमा सकते हैं, या अगर आपको कोई स्किल नहीं है तो आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इनको अगर आप स्टडी प्रॉपरली करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सो पोर्टल से सबसे पहले देखते हैं पोर्टल क्या होता है। अच्छा, पोर्टल एक होती है, भी वेबसाइट ही है, ये सारी की सारी वेबसाइट्स ही होती हैं, वेब कंटेंट ही होता है। पोर्टल जैसे याहू का पेज सबने देखा होगा। अब याहू कोई भी चीज डायरेक्ट सेल नहीं करता, याहू की कोई प्रोडक्ट नहीं है, याहू ऑनलाइन कोई चीजें नहीं सेल करता, लेकिन याहू ऑनलाइन आपको एक इंटीग्रेटेड पैकेज देता है कंटेंट एंड सर्विस का। आप उनकी ईमेल, कभी किसी दौर में याहू चैट रूम्स होते थे, याहू के पेज के ऊपर आपको न्यूज मिलेगी, आपको कैलेंडर्स मिलेंगे, आपको म्यूजिक, लेटेस्ट म्यूजिक मिलेगा, लेटेस्ट वीडियो स्ट्रीमिंग सी चीजें मिलेंगी, लेकिन वो डायरेक्टली कोई चीज सेल नहीं करता। पोर्टल एक ऐसी चीज होती है, जैसे याहू है, MSN है, गूगल है, ये सारे पोर्टल्स है, लेकिन ये डायरेक्टली कोई चीज सेल नहीं करते, बट इनके ऊपर लोग अपनी चीजें एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे होते हैं, ये रेफरल फी ले रहे होते हैं, एफिलिएट फी ले रहे होते हैं। ये क्या करते हैं कि लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप फलां प्रोडक्ट फलां वेबसाइट से जाके परचेज करें एड के थ्रू। सो ये वहां से पैसा अर्न करते हैं। एडवर्टाइजमेंट इनकी एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम होती है जहां से ये पैसा अर्न करते हैं। इसके अलावा ये रेफरल फी रेफर करते हैं कस्टमर्स को डिफरेंट साइट पे और उनसे पैसा अर्न करते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ प्रीमियम सर्विसेज भी होती है, जैसे गूगल की जीमेल अकाउंट हम सब लोग यूज करते हैं, लेकिन ये जो जीमेल अकाउंट है ये कभी भी पेड नहीं है, लेकिन अगर आपने कंपनी लेवल पे एक अपना पूरा सेटअप बनाना है जिसमें आपका जो ईमेल आईडी होगा वो gmail.com ना हो, आपकी प्रॉपर अपनी कंपनी का नाम हो, जैसे pudc@pudc.com, तो वहां पे आपको गूगल को पे करना पड़ेगा, याहू को भी पे करना पड़ेगा। तो उनकी कुछ ऐसी सर्विसेज है जो प्रीमियम सर्विसेज है, जो आपको पे करते हैं, फिर वो आपको वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। कुछ पोर्टल हॉरिजॉन्टल पोर्टल होते हैं, कुछ वर्टिकल पोर्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल पोर्टल ऐसे पोर्टल होते हैं जहां पे हर किस्म का डेटा, हर किस्म की चीज पड़ी होती है, जैसे गूगल है और याहू इसकी एग्जांपल, MSN इसकी एग्जांपल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा वहां पे पड़ा है। जी हमजा, लेकिन ये ई टेलर की जो कम्युनिटी है बहुत कंपेटिटिव है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आपने यहाँ पे एंटर इस तरह करना होता है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक छोटी सी मार्केट को टारगेट करना है, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट करना है। जब आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेट कर लेते हो, उस निश मार्केट को टारगेट कर लेते हो, तो आप इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो।
यहाँ पे कुछ बिजनेस को सरवाइव करने के लिए कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि आपने कोशिश करनी होती है कि आपने के एक्सपेंसेस कम से कम रहें, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा हैं। आपने अपनी सिलेक्शन को बड़ा ब्रॉड करना होता है। ब्रॉड मींस आपने हर किस्म की प्रोडक्ट्स नहीं घुसानी अपने ई स्टोर के ऊपर, लेकिन आपने जो भी प्रोडक्ट्स लेके आनी है उनके अंदर वैरायटी हो। मतलब एक बंदा अपनी शू की एक वेबसाइट है जहां पे सिर्फ शूज सेल, लेकिन शूज के अंदर वैरायटीज होनी चाहिए उसके पास। आपके पास इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए कम से कम आपको थोड़ी बहुत रिसोर्सेज हो आपके पास, और आपका सप्लायर के साथ कांटेक्ट अच्छा हो, ताकि अगर जैसे आपको ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर कैंसिल ना हो, वो ऑर्डर आप डिलीवर कर सकें। ई टेलर के बाद आपके पास है कंटेंट प्रोवाइडर। जितने भी ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, जितने भी ऑनलाइन अखबार हैं, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, इसके अलावा जितने भी आपकी जैसे यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंटेंट मिलता है आपको, जहां पे आपको वीडियोस मिलती हैं, इमेजेस मिलती हैं, रिसर्च पेपर, टेक्स्ट, आर्ट वर्क, किसी भी किस्म का कोई कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, वो आपका कंटेंट प्रोवाइडर है। सो यहाँ पे आपको जिस मूवीज भी आपका कंटेंट है, म्यूजिक भी है, ये सारी चीजें आप या तो आप इस तरह की एक वेबसाइट डेवलप कर ले जहां पे आप ये चीजें सेल करें। यहाँ पे एक्चुअली सेल उस तरह से नहीं होती चीजें, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी होती है। जैसे नेटफ्लिक्स की एग्जांपल आप लोगों को पता होगी कि वहां पे आप सब्सक्राइब करते हैं और आप उनके कंटेंट को व्यू कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी रिसर्च की वेबसाइट्स हैं जहां पे रिसर्च पेपर अवेलेबल होते हैं, तो आप वो उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, आपको उनको सब्सक्राइब करना पड़ता है, फी पे करनी पड़ती है। उसके बाद आप वहां से वो कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपका जो मेन कंटेंट है, अगर वो अच्छा है आपके पास, कंटेंट आपका कॉपीराइटेड नहीं है, मतलब ऐसा कंटेंट नहीं है जो आप ऑनलाइन कहीं कहीं और भी पड़ा हुआ है और आपके पास भी पड़ा हुआ है। जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं लास्ट टाइम भी क्लास में शायद बताया था, एक 2-3 वेबसाइट बताई थी ट्यूटोरियल्स के लिए। बड़ी बेस्ट वेबसाइट है जिसपे बहुत ज्यादा अच्छे दुनिया भर के ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, कोर्सेज पढ़े हैं। इसके अलावा मैंने एक यूडेमी है। तो जितने भी ये कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं ये पेड होते हैं, इनके कुछ कंटेंट फ्री होते हैं लेकिन ज्यादातर कंटेंट पेड होता है। तो जो पेड कंटेंट है वो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। जी 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 स्टीम भी एक ऐप है, स्टीम, जो ये कंटेंट गेम्स वगैरह प्रोवाइड करती है पेड में। बहुत सारी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके अपना कंटेंट बड़ा प्योरीफाइड होना चाहिए, आपका अपना जनरेट किया। अगर आपका अपना जनरेट किया नहीं भी है ना, तो कोई ऐसा कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते जो कॉपीराइटेड है, जो किसी और वेबसाइट से उठा के आप अपनी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते। जैसे यूट्यूब के ऊपर भी अभी जो लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो अगर किसी की वीडियो यूज करते हैं तो उसकी कॉन्टेंट साथ यूज करते हैं, अदरवाइज वो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता है और वो वीडियोस को डाउन करनी पड़ती है। उसके बाद वेब एग्रीगेटर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। मैंने बताया था prices.pk एक ऐसी वेबसाइट है जो डिफरेंट वेबसाइट्स का डेटा इकट्ठा करती है, उसके ऊपर एल्गोरिदम में रन करती है और वहां से निकालती है कि सबसे बेस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट की कौन सी वेबसाइट दे रही है। तो वेब एग्रीगेटर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो इनके पास अपना डेटा कुछ नहीं होता, वो इंटरनेट से डेटा इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं, उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम रन करती हैं। आपको एग्जांपल लिया कि prices.pk पूरी इंटरनेट से पाकिस्तान से रिलेटेड जो प्रोडक्ट डेटा इकट्ठा करता है उनकी बताती है और बेस्ट प्राइसेस बताती है। अगर आप करना है तो कौन सी वेबसाइट है जहां पे आपको बेस्ट प्राइस के ऊपर ये चीज मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें ट्रांजैक्शन का सिंपल एग्जांपल आपकी OLX है। OLX एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जहां पे आपके पास कुछ नहीं करता, एक आप ट्रांजैक्शन जो इसके अलावा रोजीदा एग्जांपल है, ब्रोकरेज, ऑनलाइन ब्रोकरेज फीस वो, और जो जॉब एम्प्लॉयर्स होते हैं, जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको वो दोनों उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। जॉब सीकर जो होता है वो, प्रोवाइडर जो होता है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स डिफरेंट जॉब के हवाले से वहां पे लॉन्च करता है।
और उसके बाद जो आपका पीके है जी, वो बेटा हो रही है। जो रोजी डॉट पीके है, आई थिंक हो रही है, लेट्स मी चेक, सॉरी अभी मैंने लोड किया। अच्छा, अब जो ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स हैं, ये ट्रांजैक्शन बेसिकली इन दोनों, ये मिडलमैन का काम करते हैं। ये कोशिश करते हैं जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाए। तो ट्रैवल सर्विसेज इसके अंदर बहुत बड़ी एग्जांपल है। जॉब प्लेसमेंट वेबसाइट जैसे मैंने अभी बताया कि rosie.pk है, jobbies.pk, तो ये क्या करते हैं कि ट्रांजैक्शन के वो पॉसिबल बनाते हैं कि जो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर सकें, वो ट्रांजैक्शन को फिजिबल बनाते हैं। वो ओवर द टेलीफोन करेंगे, ईमेल यूज करेंगे या उस पर्सन को डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे rosie.pk अगर आपने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बेटा, ये रिकॉर्डिंग भी है तो ये भी मिल जाए आपको। अच्छा, बात की समझ नहीं आ रही, मैं rosie.pk की एग्जांपल आपको देता हूं तो उससे समझ आ जाएगी। rosie.pk एक ट्रांजैक्शन ब्रोकर है। rosie.pk इटसेल्फ कोई चीज सेल नहीं करती। rosie.pk के ऊपर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगी जो rosie.pk को सेल कर रही है, जहां से पैसा कमा रही है। ये पैसा कहां से कमा रही है? ये एक आपको वेबसाइट प्रोवाइड करती है जहां पे जो जॉब सीकर होते हैं वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपनी एक सीवी अपलोड करते हैं। अब rosie.pk दूसरी साइड पे जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जो जॉब प्रोवाइडर होती हैं, उनको भी इनवाइट करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। वो लोग आते हैं और उनकी उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपनी जॉब को एडवर्टाइज करते हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए। अब rosie.pk के दरमियान में मिडलमैन का काम करता है। वो क्या करता है, जो जॉब्स के रिलेटेड बंदे मैच कर रहे होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज, उन दोनों को आपस में कांटेक्ट करवा देता है। तो rosie.pk से अगर किसी को कॉल अगर आई हो तो वो क्या करते हैं कि आपका प्रोफाइल देखते हैं और आपको सजेस्ट करते हैं जी फलां कंपनी ने आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली वो जॉब आपको सूट करती है, तो क्या हम बात करें इस पे? अगर तो आप उसको एग्री करते हैं तो वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं rosie.pk वाले। उसके बाद उस कंपनी में आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू, और अगर आपकी जॉब हो जाती है उस कंपनी में जहां पे rosie.pk ने सजेस्ट किया था, तो वो कंपनी rosie.pk को पे करेगी। तो इस तरह एक ट्रांजैक्शन के दरमियान में एक ब्रोकरेज का काम करती हैं, ये कमीशन एजेंट के तौर पे काम करती हैं कि दोनों पार्टीज के दरमियान ट्रांजैक्शन हो जाए। इस तरह फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत सारी हैं। जो ऑनलाइन ब्रोकरेज हाउसेज हैं, आपने अगर कोई चीज कोई स्टॉक परचेज करना है ऑनलाइन, आपने खुद से परचेज नहीं करना, तो आप किसी ब्रोकरेज हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड ले सकते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी बिहाफ के ऊपर स्टॉक परचेज भी करते हैं और आपकी बिहाफ के ऊपर स्टॉक सेल भी करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मार्केट क्रिएटर्स। अच्छा, मार्केट क्रिएटर्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कंपनीज जो ऑनलाइन मार्केट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं। ईबे बहुत बड़ी एग्जांपल है, OLX बहुत बड़ी एग्जांपल है, अभी अमेज़न भी इसकी एग्जांपल बन गया हुआ है, क्योंकि अमेज़न, अलीबाबा, ये इन्होंने मार्केट क्रिएट की है। लोग वहां पे अपने प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और ऑनलाइन उनको सेल करते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है मार्केट क्रिएटर, और एज अ मिडलमैन ये भी काम करते हैं और दोनों साइड से अपनी कमीशन चार्ज करते हैं। जो लोग सेल करते हैं, जो लोग परचेज करते हैं, दोनों से ही कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। ये वेबसाइट्स हैं, जैसे ईबे है। ईबे की एग्जांपल मैंने शुरू में दी थी कि ईबे एक ऐसी वेबसाइट है जो ऑक्शन करवाती है। अब ऑक्शन में क्या होता है कि आप अपनी ओल्ड जो भी घर की पुरानी चीजें हैं वो ऑक्शन पे लगाते हो, वहां पे उस पे बिडिंग होती है, मतलब लोग आके उस पे बिडिंग करते हैं। बिडिंग अगर कोई सक्सेसफुल हो जाती है तो उस चीज को वो जो बिडर होता है वो अपने पैसे ट्रांसफर करता है उस ओनर को जिसने वो बिड क्रिएट की, जिसने वो एड लगाया हुआ है ईबे के थ्रू। ईबे अपनी कमीशन काटता है और बाकी ट्रांसफर कर देता है पैसे। जैसे OLX है, OLX अभी कमीशन नहीं उस तरह से काट रही। OLX तो अभी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है कि आप बायर एंड सेलर जाएगा उसकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाक व्हील्स है। पाक व्हील्स गाड़ियों की एक वेबसाइट है जहां पे आप अपनी गाड़ी को अगर आपने सेल करनी है तो वहां पे आप जाओ, एड लगाओ, जो परचेज करने वाला होगा वो भी वहां पे आएगा, एड्स के थ्रू आपसे राब्ता करेगा और आपसे वो चीज परचेज कर लेगा। ये मार्केट क्रिएटर एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा अर्न करते हैं और कमीशन भी अर्न कर रहे होते हैं दोनों साइड से। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास है सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे लोग होते हैं जो आपको डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन।
इसके अंदर गूगल भी आ जाता है, यूट्यूब भी आ जाता है, अमेजोन का क्लाउड की वेबसाइट। अभी हम जो ये 000 वेब होस्ट जो हम यूज करेंगे, ये क्लाउड की एक होस्टिंग कंपनी है जो आपको वेबसाइट बनाने और ना सिर्फ बनाने बल्कि उसको होस्ट करवाने की भी ऑप्शन देती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये अभी यहाँ पे। लेकिन अगर आपने कोई प्रीमियम, अगर आपने नोट किया हो तो उस वेबसाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई है उसके यूआरएल के अंदर एक वर्ड आ रहा है, ये देखें, कमाल दमाल। होना तो ये चाहिए ना कमाल दमाल .com, लेकिन ये आ रहा है 007 वेब होस्ट .com। ये जो 000 वेब होस्ट .com है, इसकी वजह से ये फ्री है। अगर हमने ये रिमूव करवाना है यहाँ से, जो कि कल को आपने भी अगर कोई अच्छी वेबसाइट बना ली और आप ये चाहते हो कि आपके यूआरएल में से ये 000 वेब होस्ट निकल जाए, तो आपको इनको पे करना पड़ेगा। तो वो बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बहुत सारी, जिसके अंदर हाँ विक्स भी, ये भी इसकी एग्जांपल है, वो भी आपको एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। विक्स पे भी वेबसाइट बनाई जा सकती है, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे एक सर्विस बेस्ड हमारी इकोनॉमी है जिसमें एडवर्टाइजमेंट्स भी होती हैं। ये एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा कमा सकती हैं। पेड भी है, फ्री भी है। विक्स भी पेड भी है, फ्री भी है। विक्स के ऊपर आप, वैक्स नहीं है वैसे, विक्स है वर्ड, WIX है, VWAX नहीं है, तो वो फ्री भी है और पेड भी है। जैसे ये अभी मैंने बताया आपको 000 वेब होस्ट पेड भी है, फ्री भी है। इसी तरह यूट्यूब आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि आप अपना चैनल क्रिएट करें, चैनल क्रिएट करने के बाद आप वहां पे अपना कंटेंट अपलोड करें। लेकिन यूट्यूब, आपको अगर आइडिया हो कि यूट्यूब जो कंटेंट क्रिएटर को चार्ज करता है ना, वो आई थिंक 20% ऑफ द रेवेन्यू चार्ज करता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। आपका चैनल अगर कमा रहा है 10 लाख रुपया महीने का, तो उसमें से 2 लाख रुपया तो वो ले लेंगे यूट्यूब वाले आपसे। इसके अलावा एड से कमा रहा है पैसे, बहुत सारे एड्स आते हैं, आपने देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर। डायरेक्ट मार्केटिंग अभी यूट्यूब के ऊपर हो रही है, तो यूट्यूब एड से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है। अमेजोन क्लाउड, जैसे 000 वेब होस्ट क्लाउड है, अमेजोन का अपना एक क्लाउड पूरा सिस्टम है जो ऑनलाइन आपको कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। आपने कोई परचेज, आपने उस पे ऊपर अपनी पूरे के पूरे सर्वर्स परचेज कर सकते हैं, कंप्यूटर परचेज करते हैं ऑनलाइन अमेजोन की सर्विसेज को यूज करके। होस्टिंग वेबसाइट तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कम्युनिटी प्रोवाइडर्स। फेसबुक बहुत बड़ी एग्जांपल, ट्विटर बहुत बड़ी एग्जांपल, माई स्पेस, टिकटॉक बहुत बड़ी एग्जांपल। कम्युनिटी प्रोवाइडर क्या करते हैं कि ना तो ये कोई चीज सेल करते हैं, ना ये मतलब कोई चीज आप इसका इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इन्होंने लोगों को कम्युनिटी क्रिएट करनी होती है। लाइक माइंडेड पीपल्स, जो एक जैसे ख्यालात के लोग होते हैं, वो उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपने आइडियाज शेयर करते हैं। इनका जो रेवेन्यू मॉडल होता है वो हाइब्रिड होता है। इनके पास सब्सक्रिप्शन फी भी है, ये एफिलिएट रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ जैसे ट्रांजैक्शन फी भी, ये जैसे मैंने अभी बताया था, टिकटॉक के अंदर आप कॉइन परचेज करके अपने स्पेसिफिक क्रिएटर को सेंड कर सकते हैं, तो वो सेल्स रेवेन्यू मॉडल है। तो ये डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे होते हैं। तो फेसबुक अर्न कर रहा है मेनली 99.99% उसकी जो रेवेन्यू, वो कहता है जी मेरा एड से आ रहा है। लेकिन फेसबुक के इस एड्स के अलावा भी बहुत सारी ऐसे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जो अनअनाउंस्ड हैं। इसके अलावा ट्विटर का मैंने आपको डिटेल्ड आज बताया, तो ये ट्विटर इसकी टिकटॉक कम्युनिटी प्रोवाइडर की बहुत बड़ी एग्जांपल है, उसको हमने इन डिटेल में डिस्कस किया आज। लास्ट वन ये हमने कर लिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो था B2C मेजर जो बिजनेस मॉडल इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। अच्छा, पेपर के अंदर की भी क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, कोई पेट क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा कि आप मुझे ये B2C के जो बिजनेस मॉडल्स हैं ये बता दें, ऐसा नहीं होगा। शायद मैं आपको ये कह दूं जी मुझे ये बताएं ट्विटर का बिजनेस मॉडल क्या है, मैं आपसे ये कह दूं फेसबुक का बिजनेस मॉडल मुझे बताएं, लेकिन वो वही होगा जो हमने क्लास में डिस्कस किया होगा। डेडलाइन बेटा नेक्स्ट, ये क्लास, ये मंडे वाली क्लास है, आपने आराम से इसको करना है और इसको डिटेल में करना है। इसको मतलब पहले वाली असाइनमेंट मैंने देखी है, लोगों ने बहुत बुरे तरीके से बनाई हुई है, कॉपी पेस्ट भी है, लेकिन कोशिश करें इंटरनेट से कॉपी मतलब खुद लिखे ना यार, मतलब कॉपी पेस्ट ना किया करें। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, आपने 1 बाय 1 तीनों को ये लिखी हुई है मेरी, आप चैट बॉक्स खोलें, उसके मैंने डिटेल पूरी लिख दी है।
ये 3 क्वेश्चंस हैं। डज सोशल मीडिया हैव अ प्लेस इन बिजनेस वर्ल्ड? हाउ वुड यू यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट योर बिजनेस? एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स इन पाकिस्तान? तो ये आपने असाइनमेंट मुझे मंडे को, नेक्स्ट मंडे से पहले आपने कोशिश करें मुझे संडे को सेंड करने, वरना इस क्लास से पहले आपने मुझे सेंड करनी है, और ये डिटेल्ड होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपने कंटेंट का भी ख्याल रखना, क्योंकि ये सेकंड असाइनमेंट है। इसमें कंटेंट कॉपी पेस्ट अगर आप इंटरनेट से भी करोगे तो मार्क्स कटेंगे। कोशिश करें इंटरनेट से कॉपी पेस्ट ना करें, खुद लिखें। हाँ जी, इस वीक के अंदर, क्योंकि अब हम मेल के ऊपर आपसे कम्युनिकेट